तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग खान ने टाई सेक के तीनों डिसाइपल्स का ट्रेजर हासिल कर लिया, जिसके बाद वो थंडर केव पहुंच जाता है, जो कि असल में उसकी सीनियर किंग शुई का सेक्ट है। यहाँ पर उन्होंने वाटर डीमन किंग को कैद करके रखा था, मगर गॉड क्लैन के बंदों ने उसे आजाद कर दिया। हालांकि फैंग खान ने वहाँ आकर उस बंदे के साथ जबरदस्त मुकाबला किया और फिर उस डीमन किंग का काम तमाम करते हुए उसकी ग्रेट सेवरिंग टेक्निक को भी मास्टर कर लिया। जिसके बाद ये लोग वहाँ से गुजर ही रहे थे कि तभी आउटर वर्ल्ड के गॉड क्लैन के साथ इनका मुकाबला हुआ। वो बंदे काफी ज्यादा खतरनाक थे और इस रॉल्म में क्योस मचाना ही उनका मकसद था, जिसके चलते फैंग खान और उसके साथियों ने मिलकर इन्हें भगा भगा कर खत्म कर दिया और फिर ये लोग वॉइड रॉल्म की तरफ रवाना हो गए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन दिखाई जाती है, जो कि वॉइड रॉल्म के एंट्रेंस के पास पहुंच चुकी थी। यहाँ पर फैंग खान भी अपने साथियों के साथ कोल्ड्रन से बाहर आ गया। शाओलिंग कहती है कि वॉइड रॉल्म तो किसी केव जैसी नजर आ रही, जिसका मानो कोई अंत ही नहीं। ऐसा फील हो रहा कि इसके अंदर एक और दुनिया है। जिस पर लॉन्गशान बताने लगी कि वॉइड रॉल्म एक एंशिएंट वॉर के दरमियान क्रिएट की गई थी। जब एंशिएंट पावर ने पैसेज को ब्रेक किया, तब अपने आप ये रॉल्म क्रिएट होकर दो मिस्टीरियस दुनिया के साथ कनेक्ट हो गई। कई सारे कल्टीवेटर्स इसी पैसेज का इस्तेमाल करके दूसरी दुनिया में दाखिल होते। मेरे ख्याल से वो गॉड क्लैन के लोग इसी पैसेज से होकर हमारी दुनिया में दाखिल हुए। वेल, यहाँ पर स्पेस टाइम के अचानक से चेंज होने का खतरा है। भले ये मिस्टीरियस वॉइड रॉल्म काफी ज्यादा खतरनाक और भयानक है, मगर फिर भी मैं अपनी सीनियर सिस्टर जियालान के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग करने आई थी। उस बात को 5 साल गुजर चुके, तो मुझे इस वॉइड रॉल्म में ट्रैवल करने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। हम बस इसमें एंटर करते ही डेंजरस स्पॉट से हमें दूर रहना होगा। अगर हम स्मूथली आगे बढ़ते गए तो ये रेल हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जिस पर शाओलिंग कहने लगी कि अब तुम यहाँ पर पहले ही आ चुकी हो, तो यहाँ पर रुककर टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। जिसके बाद ये लोग उस कोल्ड्रन में सवार होकर सीधे वॉइड रेल में एंटर करते हैं। लॉन्गशान बता रही थी कि वॉइड रेल में एंटर करने के बाद सबसे पहले हमें ब्लड फ्लैश स्वैम्प के पास से गुजरना होगा। दरअसल डीमन गॉड ने हजारों लाखों लिविंग बींग्स का ब्लड और फ्लैश यूज करके एक स्टार को डैमेज किया था और फिर इसी स्टार का इस्तेमाल करके उसने ब्लड फ्लैश स्वैम्प को क्रिएट किया। सालों पहले ये स्वैम्प हेवनली डीमन आर्मी का बेस हुआ करती थी, मगर फिलहाल यहाँ की सिचुएशन क्या है इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। और उतने में ही ब्लड फ्लैश स्वैम्प के डीमंस के आसमान पर नजर पड़ी। उन्हें जैसे ही फैंग खान की कोल्ड्रन नजर आती है, उन्होंने तुरंत ही इस आर्टिफैक्ट को क्लेम करने के लिए उसे चारों ओर से घेर लिया। जो देख फैंग खान कह रहा था कि डीमंस तो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है, और इतना कहते साथ ही उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इस कोल्ड्रन को मूव करना शुरू कर दिया। फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन से काफी स्ट्रॉन्ग थंडर रिलीज हो रही थी, जिसके कांटेक्ट में आने वाला हर एक डीमन मारा गया। इधर ड्रैगन यान फैंग खान से कहने लगा कि जल्दी से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके इन सारे मरे हुए डीमंस को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दो, क्योंकि ये डीमंस हमारे काम आएंगे। जो सुनते साथ ही फैंग खान ने अपनी आंखें खोल दी, जिसमें से बहुत ही पावरफुल गोल्डन लाइट रिलीज हो रही थी, और अब यहाँ पर उसने स्पिरिट स्प्रिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर गोल्डन रून्स में लिपटा हुआ फॉर्मेशन ओपन हो गया। वेल, ये फॉर्मेशन उन सभी मरे हुए डीमंस की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था, जिसके चलते फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी। और अब तो उस कोल्ड्रन ने अपनी लीड को भी हटा दिया। वो ब्लड स्वैम्प के सारे डीमंस को रिफाइन करना शुरू कर चुकी थी, जिससे वहाँ पर काफी खतरनाक टोर्नेडो क्रिएट हो गया। ये नजारा देखते साथ ही वो डीमंस तो डर के मारे वहाँ से भागने लगे, लेकिन वहाँ मौजूद टोर्नेडो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। ब्लड स्वैम्प के डीमंस तो कीड़ों जैसे मरने लगे, और अब रिफाइन होने के बाद उनकी सोल कोल्ड्रन के अंदर पहुंच गई थी। ये सारे डीमंस उस कोल्ड्रन के मैकेनिज्म के आसपास रिवॉल्व होने लगे, जिसके चलते कोल्ड्रन की स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। शाओलिंग तो ये देखकर ही खुश हो जाती है। वो कह रही थी कि हम काफी दिनों से इस कोल्ड्रन को ऑपरेट करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे, मगर अभी एब्सॉर्ब हुए डीमन भी इसमें हमारा साथ देंगे। जिस पर फैंग खान कह रहा था कि इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि जितने ज्यादा डीमंस होंगे हमारी कोल्ड्रन उतनी ही ज्यादा पावरफुल बनेगी। वाह, वॉइड रेल्म में ऐसा मजा आएगा, ये तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। और अब फाइनली डीमंस की दर्दनाक चीखों के साथ ये सीन यहीं पर कट हो गया, जिसके बाद हमें डार्क क्लाउड कैसल दिखाई गई, जिसके चारों ओर लावा की नदियां बह रही थी। वहीं पर हम एक डीमन को देख पाते हैं, जिसके मुंह के अंदर एक और डीमन था। वो काफी ज्यादा घबराते हुए अपने डीमन किंग के पास पहुंच जाता है। वो कहता है, मेरे लॉर्ड, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। आप इन्हें डीमन सेक्ट के प्रिंस टियानचिंग को तो जानते ही होंगे।
दरअसल उसने टाइगी सेक्ट के 3 ट्रू डिसाइपल्स का खात्मा कर दिया और अब टाइगी सेक्ट उसके हाथ धोकर पीछे पड़ा है। जब तक टियानचिंग उन्हें नहीं मिलेगा वो लोग खामोश नहीं बैठेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि डीमन प्रिंस टियानचिंग वॉइड रेल्म की तरफ आगे बढ़ रहा। टाई सेक्ट के होते हुए पता नहीं वो ब्लड फ्लेश स्वैम्प को क्रॉस करेगा या नहीं, जिस पर वो डीमन किंग कहने लगा कि इसमें इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं, जल्दी से हमारे वॉइड रेल्म के सभी स्टेशंस को पैगाम भेज दो, उन्हें बताओ कि उन्हें काफी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। अगर वो टियानचिंग के हत्थे पड़ गए तो बेवजह मारे जाएंगे। उन्हें क्लियरली बताना कि चाहे उन्हें कोई भी अनयूजुअल चीज नजर ही क्यों ना आए, उन्हें तुरंत ही उसका रिपोर्ट करना पड़ेगा। वेल यहाँ पर वो डीमन किंग काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि डीमन गॉड और सिल्कवर्म एम्प्रेस ने मिलकर हमारे खिलाफ फोर्सेस ज्वाइन की और उन्हीं की वजह से मेरे फादर सप्रेस्ड हो गए, उन्हें बुरी तरह से तड़पाया गया। वेल इस डीमन किंग को 7 लीफ डीमन लॉर्ड भी कहा जाता था और इसका रियल नेम है जिनजू याओ। वो कहता है कि मेरे फादर उस डीमन गॉड की वजह से कैद है और इसी वजह से मैं वॉइड रेल्म की ब्लड फ्लेश स्वैम्प में आया हूँ ताकि नाइनिन डीमन गॉड के साथ कोऑपरेट करके मेरे फादर को रेस्क्यू कर पाऊँ। मगर फिलहाल नाइनिन डीमन गॉड कहाँ पर है ये मुझे भी नहीं पता, तो हमारी इस मिशन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जिस पर वो डीमन जवाब देते हुए कहने लगा कि सेलेस्टियल सिल्कवर्म एम्प्रेस और वो डीमन गॉड बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं, उनके जैसे बेशरम डीमंस तो मैंने आज तक नहीं देखे थे। मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो दोनों मिलकर आपके फादर को धोखा देंगे, इसलिए अब तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि जैसे ही सही मौका मिले आप उन दोनों का काम तमाम कर देना। जिस पर वो डीमन कहने लगा कि मेरे ख्याल से नाइनिन डीमन गॉड जल्दी वॉइड को ब्रेक करके प्रोफाउंड येलो वर्ल्ड में एंटर करेगा। वो यहाँ से एकदम खामोशी के साथ जाएगा ताकि वो 10 इमॉर्टल सेक्ट की नजरों में ना आ पाए। और उसी वक्त 7 लीफ डीमन को ऐसा फील हुआ कि ब्लड फ्लेश स्वैम्प में कोई तो गड़बड़ी है, तो तुरंत ही अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे चेक करने लगा। वेल यहाँ पर उसे एक गोल्डन लाइट नजर आ रही थी और फिर अचानक से फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन उसके सामने आ गई। उसे देखकर ही 7 लीफ के तो होश ही उड़ गए। वो कह रहा था कि ये तो सबसे पावरफुल डेमोनिक आर्टिफैक्ट है, इसे फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन कहा जाता। और फिर वो खुशी के मारे जोर जोर से हंसने लगा। वेल यहाँ पर 7 लीफ को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे ये कोल्ड्रन कभी मिल सकती है। वो उस डीमन से कहने लगा कि ये तो बिना मेहनत के ही हमारे सामने आ गई। दरअसल ये एक सुप्रीम आर्टिफैक्ट है जिसे मेरे अंकल ने यूज किया था। उन्होंने इसी कोल्ड्रन की पावर का इस्तेमाल करते हुए टोटल 8 मिलियन डीमंस को कमांड दी थी और उन सभी डीमंस ने उनके हुक्म का पालन किया। सो अगर ये कोल्ड्रन मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस दुनिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता हूँ। डीमंस की आर्मी को जमा करना चुटकियों का काम होगा और साथ ही इस कोल्ड्रन की मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन को काफी ड्रास्टिकली इंक्रीज कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने तख्त पर बैठते हुए इस डीमन से कहने लगा कि चलो इस बंदे का शिकार करेंगे, अब तो कोल्ड्रन में किसी भी कीमत पर क्लेम करूंगा। जिसके बाद ये दोनों भी डार्क क्लाउड कैसल से रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ फैंग खान अपनी कोल्ड्रन से बाहर आ चुका था। उसने देखा कि इतने सारे डीमंस को मारने के बाद उसकी कोल्ड्रन काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। वो खुश होते हुए कहने लगा कि आफ्टर ऑल इस रेल्म में आने का कुछ तो फायदा जरूर हुआ। और उतने में ही फैंग खान को वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग डिमोनिक पावर महसूस होने लगी। दरअसल 7 लीफ डीमन वहाँ पर पहुँच चुका था। वो कह रहा था वाह ये कोल्ड्रन तो पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन गई, लगता है कि इसके मालिक ने इस पर काफी ज्यादा मेहनत की है, मगर अफसोस अब उस बंदे की सारी मेहनत जाया हो जाएगी। और इतना कहते साथ ही 7 लीफ ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक डिमोनिक हैंड क्रिएट कर लिया जो कि बड़ी ही तेजी से फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन को कैच करने के लिए आगे बढ़ रहा था। हालांकि फैंग खान ने फटाफट से अपनी एम्परर सोर्ची पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कई सारी ब्लेड्स फॉर्म कर ली और अब वो अपनी ब्लेड से उस डिमोनिक हैंड पर अटैक करने लगा। हालांकि ड्रैगन यान समझ गया था कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, तो फैंग खान को बताने लगा कि हम इसका हेड ऑन मुकाबला नहीं कर सकते, हमें किसी और पैंतरे को अपनाना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही फैंग खान ने द ग्रेट सेवरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही उस डिमोनिक हैंड पर हजारों स्लैशेस बरसने लगे, मगर फैंग खान ने देखा कि उसके स्लैशेस भी उस डिमोनिक हैंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे, तो उसने एक बार फिर से कोशिश की और इस बार फैंग खान ने अपना पूरा दम लगा दिया था। वैसे भी सेवरिंग टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ती, तो यहाँ पर फैंग खान की एनर्जी काफी तेजी के साथ जाया हो रही थी। साथ ही साथ फैंग खान को काफी तकलीफ का भी सामना करना पड़ा, जिसके चलते वो कोल्ड्रन में वापस आकर पटक जाता है। यहाँ पर 7 लीफ डीमन लॉर्ड कह रहा था कि इस बंदे ने तो ग्रेट
सेवरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। साथ ही इसके पास वुड एम्परर की ट्रू ची पावर भी है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि ट्रू ची realm के सेकंड लेवल वाले बंदे के पास ऐसी एबिलिटीज होगी। इस बंदे ने तो काफी अच्छी अच्छी डिवाइन एबिलिटीज को मास्टर किया है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि ये बंदा मेरी ची रिबाउंड की पावर से घायल हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि ये जिंदा बचा होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसकी सोल और बॉडी पूरी तरह से शैटर हो गई। जो सुनते साथ ही वो डीमन काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था सेवन लीफ डीमन लॉर्ड, आपके क्या ही कहने, भला वो कीड़े जैसा बंदा आपका रास्ता कैसे रोक सकता था। वहीं पर सेवन लीफ कह रहा था कि चलो अब उस कोल्ड्रन को हासिल करेंगे। इधर 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन काफी दूर आकर पटक गई थी। साथ ही साथ फैंगहान और उसके साथी भी जैसे तैसे उस कोल्ड्रन के अंदर खुद को संभालने लगे और तभी यान फैंगहान के सामने आ जाता है। वेल यहाँ पर शाओलिंग और लॉन्गशान इस बंदे को देख नहीं सकती। वो फैंगहान को डांटते हुए कहने लगा कि थोड़ी देर पहले तुमने सबसे बड़ी बेवकूफी की। तुमने ग्रेट सेवरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को घायल करवा लिया। शुक्र मनाओ कि उस डीमन किंग ने अभी तक अपने डीमन गोल्डन कोर को फॉर्म नहीं किया और तुम भी ट्रू ची realm के कल्टीवेटर होकर भी इतने मामूली नहीं, वरना तो उस बंदे की एक ही स्ट्राइक में हम दोनों भी शैटर हो जाते। फिलहाल उस डीमन किंग को ऐसा लग रहा है कि तुम मर चुके हो, तो क्यों ना तुम इसी मौके का फायदा उठाओ। जल्दी से अपने कोल्ड्रन की फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उसे एक बढ़िया सा सरप्राइज देना। याद रखो उस पर अटैक करने का हमारे पास बस ये आखिरी मौका है। जो सुनते साथ ही फैंगहान अपने दोस्तों से कहने लगा कि हम तीनों को अपनी पावर्स को गैदर करना पड़ेगा, तभी जाकर हम उस डीमन लॉर्ड से निपट सकते। और इतना कहते साथ ही उन तीनों ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। इधर वो डीमन किंग भी खुश होते हुए कहने लगा कि अरे वाह, अब तो ये 9 प्रिजन किंग कोल्ड्रन मेरी हो गई। इस कोल्ड्रन के जरिए मैं बैटल में इमॉर्टल्स को हरा दूंगा और फिर इस दुनिया पर हम डीमंस की हुकूमत होगी। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन को अपनी तरफ पुल करने लगा। साथ ही साथ यहाँ पर उसने अपना डीमन हैंड दोबारा से एक्टिवेट कर लिया था। वेल यहाँ पर उस डीमन को कोई आइडिया नहीं थी कि इस कोल्ड्रन के अंदर फैंगहान और उसके साथी अभी भी जिंदा है और तब तक इन तीनों ने अपनी पावर्स को एक साथ मर्ज करते हुए कोल्ड्रन के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। जो देखते साथ ही वो डीमन किंग काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। वहीं पर फैंगहान ने कोल्ड्रन की मदद से उस बंदे के डिमोनिक हैंड को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कोल्ड्रन अब धीरे धीरे करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी और ये देखते साथ ही उस बंदे के होश उड़ गए। वो कह रहा था कि ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल निकला, मुझे लगा ही नहीं था कि इस तरह से कम बैक करेगा। और उतने में उस 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन ने उस बंदे पर हमला कर दिया। यहाँ पर उसका सिंहासन ब्रेक होते हुए उसे कुछ विजन्स नजर आने लगे, जिसमें वो 9 यंग डीमन लॉर्ड को देख पाता है। इसे प्रिमोर्डियल हेवनली डीमन भी कहा जाता था। उसके बस हल्के से विजन से इस सेवन लीफ को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी और उतने में उसके सीने से एक जेट टोकन बाहर आकर वहाँ पर एक एरी को फॉर्म कर लेता है। यान तो ये देख कर ही हैरान हो गया कि एरी की फॉर्म होते ही समय अपनी जगह पर रुक चुका है। फैंगहान भी सेवन लीफ पर अब जानलेवा हमला नहीं कर सकता था और अब फाइनली सेवन लीफ उस जेट टोकन का इस्तेमाल करते हुए फैंगहान के अटैक से दूर हट गया। जिसके बाद समय दोबारा से अनफ्रीज होकर फैंगहान का अटैक पूरी तरह से नाकाम रहा। इधर सेवन लीफ कह रहा था कि ये तो अच्छा हुआ मेरे पास लॉर्ड 9 यंग डीमन गॉड का टाइम टैलिस्मान था। अगर मैं उस टाइम टैलिस्मान टोकन का इस्तेमाल नहीं करता तो शायद ये बंदा मुझे मार देता। वही दूसरी तरफ यान फैंगहान को बता रहा था कि इस बंदे ने तो ग्रेट टाइम टैलिस्मान का इस्तेमाल किया। वेल वो टैलिस्मान इटर्नल लाइफ सीक्रेट realm से बिलोंग करता है। यहाँ पर फैंगहान काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसने अभी तक ऐसे किसी टैलिस्मान के बारे में नहीं सुना था। वहीं पर यान कह रहा था फटाफट से सेवन लीफ पर सेकंड अटैक करो, उसका टाइम टैलिस्मान तो अब डिस्ट्रॉय हो गया, तो यही उसे मारने का हमारे पास बेहतरीन मौका है। अगर हमने इसे रिकवर होने का वक्त दिया तो फिर हम इसे नहीं बल्कि ये खुद हमें मार देगा। सो यहाँ पर फैंगहान एक बार फिर से अपनी एम्परर वुड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कोल्ड्रन को एक्टिवेट कर देता है। वो सेवन लीफ पर अटैक करने के लिए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। जो देखते साथ ही सेवन लीफ भी गुस्सा हो गया। वो कहने लगा कि मैं ऑलरेडी जानता था कि तू मुझ पर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करेगा। क्या तुझे ऐसा वाकई लगा कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ जो तेरे हमलों के लिए तैयार नहीं रहूंगा? और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपनी ब्लैक स्पिरिट बाइंडिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। उसने अपनी इस टेक्निक की मदद से 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन को पूरी तरह से जकड़ लिया था और अब यहाँ पर वो अपना पूरा दम लगाते हुए इस कोल्ड्रन को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करने लगा। वहीं पर फैंगहान भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे को रेजिस्ट करने लगा। वहीं पर यान बताता है कि मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि ये बंदा हमारे सेकंड हमले के लिए तैयार रहेगा। साथ ही इसकी मैजिकल पावर ड्रेन होने के बजाय और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई। मेरे ख्याल से यूनिटी realm की डिवाइन एबिलिटी की 6ठी लेवल पर
होगा। बस कुछ दिन कल्टीवेट करने के बाद ये बंदा अपनी गोल्डन कोर को फॉर्म कर सकता है और हमने इसे मारने का आखिरी मौका भी गवा दिया। अब अगर हम इस डीमन किंग को मार नहीं सकते तो फिर यहाँ पर रुककर बहादुरी दिखाने का कोई फायदा नहीं। जल्दी से कोल्ड्रन को पुल कर लो, हमें फटाफट से यहाँ से निकलना होगा। सो फैंगहान भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए इस कोल्ड्रन को पुल करने लगा, मगर सेवन लीफ कह रहा था कि बच्चे मेरे होते हुए तो यहाँ से भाग नहीं सकता, और फिर उसने अपनी पावर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर सेवन लीफ ने अपनी एक और पावरफुल मूव को एक्टिवेट किया। इसे गोल्डन स्नेक असुरा फॉर्मेशन कहा जाता था, जिसके चलते वहाँ पर गोल्डन पाइथन अपीयर होते हुए सेवन लीफ ने सीधे उन्हें कोल्ड्रन की तरफ पास कर दिया। उन पाइथन्स को हुक्म दे रहा था कि जाओ जाकर इस कोल्ड्रन को मेरे पास लेके आओ। जो सुनते साथ ही उन पाइथन ने सीधे जाकर उस कोल्ड्रन को जकड़ लिया। फैंगहान तो उस बंदे की पावर्स देखकर ही हैरान हो गया। वो कह रहा था कि इस बंदे का डिमोनिक फाउंडेशन तो काफी ज्यादा भयानक है। जिसके बाद वो गुस्से में उस डीमन से पूछने लगा कि बता एग्जैक्टली तो है कौन। तो सेवन लीफ उसे बताता है कि मैं 9 डीमन गॉड का बेटा हूँ और मुझे सेवन लीफ कहा जाता है। अगर तुझे मेरे बारे में पता होता तो शायद तू मेरे साथ इतने पंगे नहीं लेता। और इतना कहते साथ ही उस डीमन किंग ने अपने एक और पाइथन को उस कोल्ड्रन की तरफ भेज दिया, जिससे तो फैंगहान और उसके साथियों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इन पाइथन की एनर्जी फैंगहान और उसके दोस्तों को बुरी तरह से सप्रेस कर रही थी। तो इससे बचने के लिए फैंगहान ने वहाँ पर साउंड वेव टेक्निक का इस्तेमाल किया। वो कुछ मंत्रास को इंचेंट करते हुए इन पाइथन्स को मारने की कोशिश करने लगा, मगर सेवन लीफ भी कुछ कम नहीं। उसने इन मंत्रास को डिस्ट्रॉय करने के लिए हेवनली डीमन डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर दिया। वो भी अपनी हेवनली डीमन वाले मंत्रास को इंचेंट कर रहा था, जिसके चलते उन दोनों मंत्रास में क्लैश होने लगे। और फैंगहान कल्टीवेशन की लो लेवल पर होने की वजह से सेवन लीफ उस पर पूरी तरह से भारी पड़ गया। उसकी मुसलसल चैंटिंग की वजह से फैंगहान को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी बस कुछ ही देर में शैटर हो जाएगी, मगर फैंगहान ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो जैसे तैसे अपनी एनर्जी को चैनल करते हुए अपनी एक और मूव को एक्टिवेट कर देता है। दरअसल यहाँ पर उसने अपने तीनों हेवनली लायंस को बाहर निकाल लिया था। उन्हें देखते साथ ही सेवन लीफ ने अपने मंत्रास का जाप बंद कर दिया। वो स्माइल करते हुए कह रहा था कि ये तो टाइसेक की सबसे फेमस हेवनली लायन ग्रेट लॉ की टेक्निक है। मेरे ख्याल से तुमने टाइसेक के कुछ बंदों को मार दिया होगा और फिर उनसे उनके लायन छीन लिए। वाह बच्चे, तुम तो सरप्राइजेस से भरे पड़े हो। और अब वो तीनों हेवनली लायंस जोर जोर से रोर करते हुए इस बंदे की तरफ आगे बढ़ने लगे, मगर डीमन किंग को इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो तो उनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। यहाँ पर उसने अपनी हेवनली डीमन फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए उन लायंस पर अटैक करना शुरू कर दिए। उसकी डिमोनिक फिस्ट इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने बड़े ही कूल अंदाज में उन हेवनली लायंस की धुलाई करना शुरू कर दी। उसमें से एक लायन तो बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक गया था, मगर बाकी बचे दो हेवनली लायंस ने उस डिमोनिक हैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद वो सीधे सेवन लीफ की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सो यहाँ पर सेवन लीफ अपने हेवनली डीमन रेलिक को बाहर निकाल लेता है। उन तीनों रेलिक्स ने बड़ी तेजी के साथ जाकर हेवनली लायन को वहीं पर ब्लास्ट कर दिया। फैंगहान की इस मूव के डिस्ट्रॉय होते साथ ही उस पर भी इसका बैकलैश हुआ। वो अपने साथियों को बताने लगा कि मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से निकल पाएंगे। वहीं पर सेवन लीफ भी समझ गया था कि फैंगहान अब हार की कगार पर है, तो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी कोल्ड्रन को अपनी तरफ पुल करने लगा। और उतने में अचानक से फैंगहान की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। इस भयानक ची सर्जिंग को देखते साथ ही सेवन लीफ समझ गया कि ये तो ची डेविएशन है। दरअसल फैंगहान ने इस लाइफ एंड डेथ बैटल को फेस किया था और इसी बैटल की वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। वो अब अपनी ची पावर को स्टेलर एनर्जी में तब्दील कर सकता था कि फैंगहान अब तुम स्टेलर ची रेल्म में एंटर कर रहे हो। और अब यहाँ पर फैंगहान ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए काफी जायंट लैंसेस को क्रिएट करना शुरू कर दिया, जो कि सीधे उस कोल्ड्रन से बाहर जाकर सेवन लीफ के पाइथन को पियर्स कर रहे थे। यहाँ पर फैंगहान कह रहा था कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि हेवन ने एटलीस्ट मुझे एक और मौका दिया। अगर इस बंदे के साथ मेरा मुकाबला नहीं होता तो शायद इस स्टेलर एनर्जी की पावर को एक्टिवेट करने में मुझे सालों लग जाते। और अब उसने अर्थ एंड हेवन की स्टेलर एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर कंडेंस करना शुरू कर दिया। उसके
ऐसा करते साथ ही वहाँ पर काफी भयानक एनर्जी अनलिश हो गई। उस एनर्जी ने सीधे जाकर आसमान को पियर्स कर लिया और अब वो सारी पावर आइस में तब्दील होकर सीधे कोल्ड्रन की सरफेस पर जमा हो चुकी थी। इधर वो डीमन भी समझ गया था कि उसका दुश्मन अब सीक्रेट रेल्म की तीसरी स्टेज यानी कि स्टेलर ची रेल्म पर पहुंच चुका है। यानी कि अब फैंग खान अपनी ची पावर को बड़ी आसानी के साथ सबसे पावरफुल हेवनली स्टेलर एनर्जी में तब्दील कर सकता था, जिसके चलते उसके अटैक अब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। वेल यहाँ पर अब चांसेस थे कि फैंग खान इस 7 लीफ डीमन किंग को खत्म कर दे और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।